नमस्कार साथियों, टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं रुक्मणी पब्लिकेशन की दी प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 3 जीके जीएस के जो आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछे गए हैं उन सभी 16 पेपर का इसमें संग्रह है, कलेक्शन है, जो आज हम सेट नंबर 1 करने वाले हैं और उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे उन सभी पॉइंट को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और वहाँ फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की अपडेट पल पल आपको मिलती रहे। और आज ये पहला सेट है और पर डे ये सेट आपको दिया जाएगा। तो चलिए आप देखते हैं कि 30 में से कितने सवाल सही कर पाते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज ये रहा आपके सामने पहला सवाल। सवाल क्या है, किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो पदार्थ की मात्रा मापने के लिए मोल इकाई का प्रयोग किया जाता है, मोल। और जूल की बात करें तो जूल ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा। और कार्य भी पूछे तो उसकी भी इकाई क्या है, जूल ही है। और टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला आपका, अब इसको पता होना चाहिए, चुंबकीय प्रेरण की इकाई है। चुंबकीय प्रेरण की इकाई क्या है, टेस्ला। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल यहां से ना बन के सवाल यहां से भी बन सकते हैं, इसलिए आप इन सभी पॉइंट को, एक्स्ट्रा पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं और ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो डीआरडीओ की बात करें तो सबसे पहले डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ है, 1998 में। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। अब आते सवाल पर। तो डीआरडीओ द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन सा है? तो पिनाका है। और पिनाका 40 सेकेंड में, ओनली 40 सेकेंड में 12 रॉकेट दाग सकती है। अब ये भी पॉइंट को नोट करके रख सकते हैं कि कितना, ओनली 40 सेकेंड में पिनाका जो रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है वो 40 सेकेंड में 12 रॉकेट दाग सकती है। पृथ्वी के बारे में पता नहीं होगा, पृथ्वी क्या है, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। धनुष भी सतह से सतह मार करने वाली है। और त्रिशूल सतह से हवा में, सरफेस टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। उबंटू क्या है? तो उबंटू एक कंप्यूटर का सवाल है। ये उबंटू एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का हम एग्जांपल बता देते हैं, आप उसको नोट करके रखिएगा। जैसे हो गया विंडोज, विंडोज हो गया आपका क्या, विंडोज 8 हो गया, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 10 हो गया, लिनक्स हो गया। ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो जब भी आप कोई चीज को सर्च करते हैं तो आप देखते हैं उसमें यूआरएल जो आपका एड्रेस बताता है, तो उसका पूर्ण रूप क्या है यूआरएल का? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कभी कभी इसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, HTTP, इसका भी फॉर्म पूछ लिया जाता है। और एक और पूछता है HTML। तो ये भी आप कमेंट करके बताइए कि इसका पूर्ण रूप क्या है। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTTP पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सिम्बायोटिक रिलेशन को कौन सा बताता है? तो काई बताता है। काई जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं, लाइकेन। तो लाइकेन जो सहजीवी संबंध को बताता है, सिम्बायोटिक रिलेशन को बताता है। तो अगर कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। और शैवाल के अगर अध्ययन को पूछे, स्टडी ऑफ शैवाल का अगर पूछे तो क्या इसको बताएंगे, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु से होता है? मीन्स वायरस से होने वाला इनमें से कौन सा रोग है? विच ऑफ दीज डिजीज काउज बाय वायरसेस? तो वो कौन सा है, चिकन पॉक्स है, ऑप्शन डी। चिकन पॉक्स वेरेसेला जोस्टर वायरस से होता है, वेरेसेला जोस्टर वायरस से होता है। आप इस पॉइंट को नोट करके रखें। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि चिकन पॉक्स होने में कौन सा वायरस का योगदान होता है? तो वोर्सेला जोस्टर वायरस के कारण चिकन पॉक्स होता है। अब बाकी बात हैजा, ये टाइफाइड, ये सब होता है जीवाणु से। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है,
निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है? तो ध्वनि किस माध्यम में नहीं जा सकती है? तो ध्वनि निर्वात में नहीं जा सकती। जहां वायु नहीं हो वहां ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। और ध्वनि सबसे तेज किस में गमन करती है? ठोस में। ठोस में ध्वनि सबसे तेज गति करती है, सबसे तेज गति करती है ध्वनि किसमें? ठोस में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो आप ऑप्शन पे आए हैं। मछली पालन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। मछली पालन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। अगला सवाल, रेशम की खेती को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। सेरिकल्चर कहते हैं। और मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर। एपी कल्चर। मैं फिर बता दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से अगर नहीं बने तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसलिए आप इस भी पॉइंट को ध्यान में रखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? तो स्थान बदलने से द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, स्थान बदलने से भार में परिवर्तन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। जो पृथ्वी पर होगा वही चंद्रमा पर उसका भार होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, एक कंप्यूटर का सवाल है। कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? तो विच ऑफ पार्ट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहते हैं? तो सीपीयू को। सीपीयू जिसका पूर्ण रूप है क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूर्ण रूप है। और रोम अगर पूछे, रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। और मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क क्या है? एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल, बहुत ही खतरनाक सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर से 7 सिस्टर राज्य का सदस्य नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन है। आंध्र प्रदेश है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये वो है जो कि 7 सिस्टर के भाग है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। एक और इसमें है, नागालैंड है, नागालैंड है। तो इनमें कौन सा नहीं? तो आप छाट सकते हैं ऑप्शन बी, सिक्किम इसका 7 सिस्टर का भाग नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। और ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था और 1699 में किए थे। कब किए थे? 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। और गुरु नानक देव सिख गुरु के संस्थापक या सिख गुरु के प्रथम गुरु, सिख धर्म के प्रथम गुरु सिख के गुरु नानक देव। और एक आप इसका कमेंट करके आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा जो मैं पूछ रहा हूं। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा शुरू किया गया था? गुरुमुखी लिपि जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? आप कमेंट करके। तो क्वेश्चन नंबर 13, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर आपको पता होना चाहिए। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में स्थित है। और सबरीमाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान अयप्पा को समर्पित है। भगवान अयप्पा को समर्पित ये मंदिर है। और कहाँ ये? केरल में है। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। और इसमें सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को वर्जित है। महिलाओं के प्रवेश वर्जित है सबरीमाला मंदिर में। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में सूर्य कोणार्क मंदिर है। सूर्य कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। और ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ? ये सवाल पूछा गया है और बार बार घुमा फिरा के यही सवाल आता है कि सूर्य मंदिर जो है, सूर्य कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में है, ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? तो ये यूनेस्को में 1984 में 1984 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ है। और ये सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो गंग वंश ने, गंग वंश द्वारा ये बनवाया गया था। और कौन से राजा द्वारा बनवाया गया था? तो नरसिंह देव
फर्स्ट ने इसको बनवाया था। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। और ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए इंडिया गेट है, अलाई दरवाजा है, हुमायूं का मकबरा है, और बुलंद दरवाजा जो है वो दिल्ली में स्थित नहीं है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। सीकरी उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाजा है। और ये बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया? ये अकबर ने बनवाया है। और ये गुजरात विजय पर बनाया है। गुजरात जब वो जीत लिया था तो उसके विजय पर ये बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। और ये कहा फतेहपुर सीकरी में। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। और हाँ दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो सेशन, हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली ही वीडियो तुरंत, जैसा रिस्पॉन्स रहेगा तुरंत हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए आप अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल क्या है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो दांडी जो है, तो आप इसमें क्या करेंगे, सबको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें देखेगा क्या मार देगा, पोरबंदर, जो कि गलत है। पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और दांडी मार्च की शुरुआत जो है नवसारी जिले से शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी दांडी मार्च? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। और इसमें कुल कितनी दूरी चली गई थी? तो इसमें कुल 384 किलोमीटर की दूरी तय किया गया था। नमक कर तोड़ने के लिए आंदोलन चलाया गया था, नमक मार्च। और पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में पोरबंदर में, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह शब्द, ये लाइन किसने कहा था? बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये लाइन किसने कहा था? तो आपको पता होना चाहिए। सवाल एक लाइन कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कहने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। आप तो कमेंट करके ये बता दीजिए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा अगला सवाल। 2019 में किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? तो बता दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसको शॉर्ट में बॉब भी बोलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसमें किन दो बैंकों का विलय हो गया? तो विजया बैंक और देना बैंक का। विजया प्लस देना बैंक, ये दोनों बैंक का किसमें विलय हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्तमान में भारत में कुल कॉमर्शियल बैंक और जो सरकारी बैंक जिसको बोलते हैं वो 12 ही हैं। कितने बचे हैं? 12 बने। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश के शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? शिमला, हिमाचल। आप बताइए क्या कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चावल अनुसंधान केंद्र, धान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में स्थित है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। और सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका पूरा नाम है। और बिम्स्टेक में कौन कौन देश हैं पहले मैं वो बता देता हूं आपको। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें नाम ही में है। आप इसमें आ सकते हैं। बी से बांग्लादेश, आई से आपका हो गया इंडिया, एम से हो गया आपका म्यांमार, और एस से हो गया आपका श्रीलंका, और टी से हो गया आपका थाईलैंड। क्या हो गया? थाईलैंड। और लास्ट का ई और सी छोड़ दीजिएगा। और लास्ट में 2 देश शामिल हुए बाद में, वो कौन कौन थे? नेपाल और भूटान। नेपाल
और भूटान। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन आपका डी, मालदीव। मालदीव इसका सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आप लोग सामने 20 नंबर का सवाल और बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल क्या है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, कौन सी समाज की? तो आर्य समाज की। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की है? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा अगला सवाल। इनमें से कौन दक्षिण अमेरिका के 2 देश स्थल अवरुद्ध हैं? मीन्स लैंड लॉक। स्थल अवरुद्ध में जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है उसको स्थल अवरुद्ध या तो लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। तो दक्षिणी अमेरिका में कौन वो 2 देश हैं? तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये वो 2 देश हैं कौन? पैराग्वे और बोलिविया वो देश हैं जो दक्षिण अमेरिका के स्थल अवरुद्ध देश हैं। और दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश बोलिविया है। बोलिविया जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है और 2 देश दक्षिण अमेरिका में पैराग्वे और बोलिविया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि तटरेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, गुजरात। गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी तटरेखा है। और अगर पूछ ले ये कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, मुख्य भूमि, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, मुख्य भूमि की अगर तटीय लंबाई पूछे तो इसकी कुल लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर तटीय लंबाई। और अगर यदि द्वीप को शामिल करके तटीय भूमि की लंबाई अगर पूछे, तटीय भूमि की लंबाई पूछे तो ये लंबाई है 7516 किलोमीटर। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा। श्रीनगर टू लेह। अब बारालाचला दर्रा अगर पूछे तो कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। सिक्किम में नाथुला दर्रा है। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में कौन सा शामिल है? तो मीन्स कौन सा ये कंपनी है जो भारतीय महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो वो है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड जो है सो महारत्न कंपनी है भारत की। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत चली है? तो वंदे भारत का एक और नाम है T18, जिसको ट्रेन 18 भी कहते हैं। वंदे भारत का एक और नाम क्या है? T18। और ये पहली बार कहां से कहां तक चली थी? ये पहली बार नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन तक चली थी। और दूसरी ट्रेन जो चल रही है 2 वंदे भारत में चल रही है। एक दिल्ली टू वाराणसी और नेक्स्ट जो है सो दिल्ली से कटरा के बीच में, न्यू दिल्ली से कटरा के बीच में चलती है दूसरी वंदे भारत ट्रेन। कटरा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पटचित्रकला शैली उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है सो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको पता होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? दी हेग जो कहाँ है? नीदरलैंड में। और ये यूएनओ का यंग है। और ये कब इसकी स्थापना हुई है? इसकी स्थापना 1945 में 1945 में हुई है। और
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल कितने जज होते हैं? जजों की संख्या कितनी होती है? तो जजों की संख्या 15 होती है। और प्रत्येक का कार्यकाल अगर पूछे तो कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। आप ये भी पॉइंट को नोट करके रखें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजों की कुल संख्या कितनी होती है? 15 होती है, जिसका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का स्थापना 1945 में, और ये यूएनओ का अंग है। मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो गोबी मरुस्थल में बता दो पहले, गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। चीन और मंगोलिया की सीमा पर, मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। तो ये चीन और मंगोलिया कौन से महाद्वीप में आते हैं? तो ये आते हैं आपका एशिया महाद्वीप में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आप ये बता दीजिए कमेंट करके कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? और एक और बता दीजिएगा, टकला मकान मरुस्थल। हाँ दोस्तों, बहुत ही खतरनाक है टकला मकान मरुस्थल। ये दोनों कहाँ है? आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, और आज का ये लास्ट सवाल, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है, कल्हण। और इसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है ये राजतरंगिणी में। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आप 30 में से कितने सवाल सही किए हैं। 30 में से कितने सवाल आप सही किए, आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट आते हैं अगले सेट नंबर 2 के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू।